नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में जिसका नाम है जी। बात निकलेगी तो। जी हाँ, बात निकलेगी तो कितनी दूर तलक जाएगी यह हम आप देखेंगे सुनेंगे। हमारे साथ जी। बातचीत के लिए हैं किशन तुलसियान जी। किशन तुलसियान जी का परिचय तो वैसे अलग वृहत है। और उसमें मैं बता दूं कि एक परिचय जिससे मेरा नाता रहा है वो दैनिक लोकस्वर के संपादक रहे हैं उस समय जब मैंने पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू किया था। आज भी उनके हाथ का जी। बनाया हुआ एक आइडेंटिटी कार्ड मेरे पास मौजूद है। और इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने काम किया था। तुलसियान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। नमस्कार नमस्कार। जी। आज जो बात करने जा रहे हैं वो इमरजेंसी को लेकर है। देश में जी। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई गई थी। उस समय देश में भी जो परिस्थितियां थी, प्रदेश में जो उस समय मध्य प्रदेश था और बिलासपुर जिले के रूप में जो स्थिति थी, उस पर हम पूरी ये बातचीत करना चाहेंगे। तो तुलसियान जी, आपसे सबसे पहला प्रश्न मैं यही करना चाहूंगा कि उस समय आपकी उम्र जब 1975 में, जून 1975 में कितनी थी और आप उस समय किस भूमिका में थे? क्या आप उस समय भूमिका थी आपके ऊपर? उस समय मैं लगभग 27 साल की उम्र का था जी। और अकलतरम में ही रहता था। जी। चेंबर ऑफ कॉमर्स का सेक्रेटरी था। जी। और वो 1974 के बाद की स्थिति है जी। जब मैं संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश जी के आंदोलन से प्रभावित था। जी। तब मैं शरद यादव से प्रभावित था जो जबलपुर का उपचुनाव लड़ने गए थे। जब मैं गुजरात के नवनिर्माण के आंदोलन से प्रभावित था। जहां तक अकलतरा की स्थानीय राजनीति की बात है, 74 में फसल काफी खराब हो गई थी। समाजवादी युवजन सभा के स्थानीय इकाई के अध्यक्ष होने के नाते, चेंबर ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी होने के नाते हम लगभग 1000 बच्चों को रोज मीठा चावल खिलाते थे एक टाइम का। और स्थानीय जो कांग्रेस का नेतृत्व था उससे मेरा तालमेल नहीं था। मैं उनकी मातहती में मिसफिट था, इसलिए सस्ता चावल उपलब्ध कराने में हमको दिक्कत आ रही थी। कलेक्टर भाटिया थे उस समय, KJS भाटिया, कंवरजीत सिंह भाटिया, और वो स्थानीय नेतृत्व के प्रभाव में थे। उन्होंने हमको सस्ता चावल देने से इनकार किया। उनकी गाड़ी को हमने रोका था, उस पे उनसे हमारी बहस भी हुई, तो वो भी हमसे नाराजगी रखते थे। खास बात उस समय दिनमान पत्रिका समाजवादियों की निकलती थी, जिसमें संपादक के नाम पत्र में मैंने एक लाइन लिख दी थी, राइस मिलों के लिए KJS भाटिया बोलते थे उनकी मीटिंग में, बंद कर दूंगा। तो मैंने उस पत्र में लिखा था, बंद कर दूंगा की धमकियों के साथ गोष्ठियां प्रारंभ करने वाले KJS भाटिया। इन कारणों से स्थायी नेतृत्व और कलेक्टर दोनों मुझसे नाराज रहते। जैसे ही 24 तारीख को इंदिरा जी को सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला, जस्टिस VR कृष्णा अय्यर ने उनको स्टे दिया। स्टे भी बड़ा विचित्र था कि आप प्रधानमंत्री रह सकती हैं लेकिन वोट नहीं दे सकती, वेतन और भत्ते नहीं ले सकती। इसमें विचित्रता ये थी कि जिसका एक वोट सरकार के निर्णयों को प्रभावित न करे, ये मंशा संविधान निर्माताओं की रही हो, वो आदमी प्रधानमंत्री के रूप में पूरी सरकार चलाए। 25 तारीख को अकलतरा के शास्त्री चौक में मैं और एक मोहन लावनिया जी थे, वो अब स्वर्गीय हैं, उन्होंने इंदिरा गांधी से इस्तीफा हम लोगों ने मांगा था और घर चले गए।
रात को 12 बजे उसी दिन 25 जून की आधी रात, 25 और 26 जून की दरमियानी रात, पुलिस ने मेरे घर को घेर लिया और मेरे यहाँ छापा डाला। मेरी गिरफ्तारी तय थी, जबकि मैं अटल बिहारी या आडवाणी जी या मधु दंडवते स्तर का या मधुलिमनीय स्तर का राष्ट्रीय नेता और जाना पहचाना नाम नहीं था, किंतु चूंकि स्थानीय नेतृत्व की और दीदन कलेक्टर की मुझसे सीधे नाराजगी थी, इन्होंने मुझको गिरफ्तार करना तय किया। मैं पिछले दरवाजे से निकल गया, निकल के रातों रात मैं पैदल बिलासपुर गया। पैदल रेलवे लाइन के किनारे 27 किलोमीटर, और वहां से दूसरे दिन सुबह की गाड़ी पकड़ के महाराष्ट्र के यवतमाल गया। वहां लगभग 1 महीना मैंने अज्ञातवास बिताया। इस बीच में कलेक्टर भाटिया ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने मेरे पिताजी को बुला करके थाने में बैठाना शुरू किया। उस दबाव में मैंने बिलासपुर की सिटी कोतवाली में सरेंडर किया। उनके पास मेरे खिलाफ कोई गिरफ्तारी न वारंट था, होता नहीं था उस समय। झूठे नकली आरोपों पर बिना कोर्ट में पेश किए, बिना कारण बताए गिरफ्तारियां होती थी। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत मुझको गिरफ्तार किया गया और जेल दाखिल कर दिया। रास्ते में मैं नारा लगाते गया और मैंने गिरफ्तारी दी। अकलतरा में मैंने सरेंडर इसलिए नहीं किया, और 25 जून की रात को भी मैं जेल के थानेदार के हाथ इसलिए नहीं पड़ा कि पहला मामला था, मेरे को शारीरिक यातना प्रताड़ना का भय था, इसलिए मैं अकलतरा में सरेंडर नहीं किया। बिलासपुर मैंने सरेंडर किया, मुझको जेल भेज दिया गया। वो अविभाजित बिलासपुर का समय था, अविभाजित मध्य प्रदेश का समय था। रे सेठी और बंसीलाल, सिद्धार्थ शंकर रे उस समय के मुख्यमंत्री बंगाल के, प्रकाश चंद्र सेठी तब के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, बंसीलाल तब के मुख्यमंत्री हरियाणा रहे होंगे। बाद में मुझको थोड़ा सा विस्मरण है, बाद में वो रक्षा मंत्री हुए थे। ये उनके यशमैन, उसमें खास करके सेठी जी खास माने जाते थे। उन्होंने अति उत्साह में बहुत ज्यादा गिरफ्तारियां की। अब बात आती है बिलासपुर जेल की। बिलासपुर जेल में एक बोबचे हुआ करते थे, जेल कल्याण अधिकारी। वो अंग्रेजों के जमाने के जेलर के जैसा व्यवहार करते थे। उनको लगता था कि इंदिरा गांधी ही सब कुछ है, जैसा असम के देवकांजी बरुआ उस जमाने में कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, जो कहते थे इंदिरा तेरे नाम की जय, तेरे काम की जय, तेरे सुबह की जय, तेरे शाम की जय। उसी मुद्रा में बोबचे रहते थे। फजिंदरजीत सिंह पाल उस जमाने में वहां पर जेल सुपरिंटेंडेंट हुआ करते थे। नारे लगाने के दरमियान मेरे हाथ के झटके से उनकी पगड़ी गिर गई थी। वो एक नाराजगी का बहुत बड़ा कारण बना था, जिसके कारण मेरा रीवा जेल जाना तय हो गया। हालांकि उस समय जरागांव से एमएलए थे, बाद में एमपी हुए निरंजन केशरवानी जी। उनके टेलीग्राम्स वगैरह मैं ही ड्राफ्ट किया करता था जेल। अब वहां से हमारा रीवा ट्रांसफर हो गया। जेल से हम जैसे निकलने लगे, थानेदार ने हमसे कहा कि हम आपको हथकड़ी लगाएंगे। मेरे साथ थे फूलचंद जी जैन लोरमी के, जो आगे चल के लोरमी से विधायक, मुंगेली के थे वो, आगे चल के लोरमी से विधायक हुए और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष भी हुए। अति सज्जन पुरुष थे, उनका सानिध्य मुझको मिला। मूलतः बहुत राजनीतिक अध्ययन नहीं था, मैं समाजवादियों के से ज्यादा निकटता फील करता था,
लेकिन रीवा जेल में जाने के बाद मैं जनसंघ का और आरएसएस से प्रभावित होकर के उनका होकर रह गया। रीवा की जेल में मेरे जाने से पहले लाठीचार्ज हो चुका था। अच्छा। लोगों की फ्रैक्चर ये वो ट्रांसफर बहुत हो चुका था और नॉर्मलसी रिस्टोर हो चुकी थी मेरे जाते तक रीवा के जेल। रीवा के जेल का कार्यकाल हमने बहुत अच्छा काटा, अच्छे लोगों से संपर्क हुआ। हमारे साथ दादा सुखेंद्र सिंह थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हमारे साथ सूर्य नारायण सिंह जी थे, हमारे साथ खाद्य मंत्री सीता प्रसाद जी शर्मा थे। अच्छे लोगों का सानिध्य मिला। आगे चल के लॉ कमीशन के चेयरमैन हुए राजकिशोर शुक्ला थे। इन लोगों से सानिध्य हुआ। अब बिलासपुर जेल से निकलने वाला कालखंड मैं भूल गया। जब मेरा जेल में से ट्रांसफर हुआ तो थानेदार ने कहा कि मैं आपको हथकड़ी लगाऊं। अच्छा। मैंने कहा भाई मेरे को हथकड़ी मत लगा, हथकड़ी लगाएगा तो गड़बड़ हो। वो कुछ तमका, उसने कुछ जोशो खरोश दिखाया। मैंने कहा देख भाई मेरे को हथकड़ी लगाने की कोशिश मत करना। मैं न तो कैदी हूं सजा याफ्ता, मैं कन्विक्ट नहीं, मैं अंडर ट्रायल भी नहीं हूं, मेरे ऊपर कोई आरोप भी नहीं है। मैं सिंपल डिटेन्यू हूं और नोबडी कैन हैंडकफ मी। इतनी देर में जो कटनी जाने वाली ट्रेन थी, जिससे हमको कटनी जाना था, वो ट्रेन छूट गई। निर्देश ये हुआ करता था कि किसी को सूचना न हो। जो जेल से ट्रांसफर जिसका तय हो गया, वारंट कट चुका है, उसको ट्रेन में बैठाना ही। हमारी बहस के दरमियान ट्रेन छूट चुकी थी। थानेदार घबराया। थानेदार ने एसपी से पूछा, एसपी कोई संघी साहब थे, मैं नहीं जानता वो कैसे मुझको जानते थे और मेरी प्रवृत्ति को जानते। उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने थानेदार से कहा कि भाई उसको हथकड़ी बिल्कुल मत लगाना और बिल्कुल सादगी से और सम्मान के साथ लेके जाओ। हम लोगों को उसी मोटर से करगी रोड कोटा तक ले जाया गया। हमारा बोरिया थानेदार ने खुद अपने कंधे पर लिया। अच्छा। और वहां ट्रेन रोक दी गई थी। एसपी संघी ने कलेक्टर साहब से कहा भाटिया जी से, और भाटिया जी के तो कोमल भाव रहते ही थे हमारे प्रति। तो उन्होंने डीआरएम से कहा, डीआरएम ने करगी रोड में ट्रेन को रोका। उन्होंने कहा चलो चलो बैठो बैठो बैठो, ट्रेन जल्दी छूटने, बहुत देर से खड़ी। हमने कहा नहीं छूटेगी ट्रेन, हम यहाँ भाषण देंगे। हमने इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ नारे लगाए, 15 मिनट का भाषण दिया। इंदिरा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कितनी जगह जेल में तेरी देखा है और देखेंगे, कितना दम है दमन में तेरे देखा है और देखेंगे। अध्यादेशों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इतनी बात होने के बाद उन्होंने हमको प्रथम श्रेणी में बिठाया, जबकि हमारी पात्रता नहीं थी। फर्स्ट क्लास बोगी में बिठा के वो हमको सतना तक ले गए। वहां से हम रीवा चले गए। रीवा मध्य प्रदेश का क्षेत्र था, समाजवादियों का गढ़ था। पहले मुझको मिजोरम के राजबंदियों के साथ रखा गया। दूसरे दिन फूलचंद जी के कहने के बाद मुझको आरएसएस, जनसंघ और समाजवादियों के बैरक में लाया। अच्छा। ये रीवा तक की मेरी हिस्ट्री है जी। इसके अलावा स्पेसिफिक आपकी कोई जिज्ञासा हो, आपकी कोई उपयोगिता जानकारी हो, बताइए, मैं बताऊं। मैं ये पूछना चाह रहा था कि उस समय जो लोकतंत्र, मतलब आप लोगों को जो जेल जाना पड़ा या जो भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उसके पीछे का कारण क्या था? कि आप लोग लोकतंत्र के पैरोकार थे या अभिव्यक्ति की आजादी के समर्थक रहे हैं, इसलिए आप लोग को ये स्थितियों का सामना करना पड़ा था? क्या लगता है आपको? निश्चित ही हम लोग लोकतंत्र के पैरोकार थे जी।
ऐसी परिस्थितियां किसी ने देखी नहीं थी, जी उसकी कल्पना भी नहीं थी। जी इंदिरा गांधी के खिलाफ 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने उनके रायबरेली के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था जी अनुचित साधनों के प्रयोग के कारण, जी और 6 साल के लिए उनको चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया। क्या था। वैसी परिस्थिति में हम्म, कृष्णा अय्यर का, जस्टिस कृष्णा अय्यर का स्टे देना भी गलत था, ये मेरी निजी राय है, मैं कानून का छात्र भी। जी 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 और इसके अलावा हम्म, 25 जून की रात प्रेसों की बिजली काट दी गई, जी अखबार नहीं छपे, जी लोगों ने अपने एडिटोरियल पेज खाली छोड़ दिए, जी जी पत्रकारों की गिरफ्तारियां हुई, हम्म, सेंसरशिप बैठ गई। हम्म, बल्कि उस समय कायदे से गृह मंत्री का भार था ब्रह्मानंद रेड्डी जी के पास। जी जी उन्होंने इंदिरा जी के यस मैन बनने से इनकार कर दिया था, हम्म, इसलिए गुजरात के ओम मेहता को गृह मंत्री की जवाबदारी दी गई। जी जी इसी प्रकार से, यदि मैं सही हूं, मेरी याददाश्त सही है, जी तो इंद्र कुमार गुजराल जी सूचना मंत्री थे, सूचना प्रसारण मंत्री। जी उन्होंने भी इस टाइप से काम करने से इनकार कर दिया था, इसलिए विद्याचरण जी को प्रभार दिया गया था, विद्याचरण जी शुक्ल। जी जहां तक जुडिशियरी की बात है, जी जुडिशियरी में भी जस्टिस हेगडे, ग्रोवर और शेलट जी तीनों की सुपीरियर सीनियरिटी को जी लांघ करके एएन रे को चीफ जस्टिस बनाया गया था, जिन्होंने आजादी और अभिव्यक्ति, जीवन की आजादी के खिलाफ फैसला दिया। जी मीसा की गिरफ्तारी के लिए कोई कारण बताने की जरूरत नहीं थी उनको, जी जी जुडिशियल रिव्यू के बाहर कर दिया था। जी और मीसा का कार्यकाल जो मूलतः मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी है, जी 1971 का प्राविधान था 1 साल का, जी उसको बढ़ा करके 2 साल कर दिया था। जी जी और अटॉर्नी जनरल जो हिंदुस्तान का महान्यायवादी होता है, जी इसने कुटिल मुस्कुराहट के साथ सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट किया कि हम चाहें तो किसी को गोली मार के उसकी जान भी ले सकते हैं, हमको किसी को कारण बताने की जरूरत नहीं। ये परिस्थिति थी अभिव्यक्ति की आजादी की, विचरण की आजादी की, जीवन की आजादी की, अखबारों में सेंसरशिप लागू था और कोई कुछ बोल नहीं सकता था। जी जी इसके अलावा कुछ जानना चाहते हैं? आम लोगों के बीच इन बातों की क्या प्रतिक्रिया थी उस समय में, 19-18 महीनों के दौरान आम लोग इसको जी। कैसा महसूस करते थे उस समय, जो परिस्थितियां बना दी गई थी या बनी हुई थी उसमें? शुरुआती दौर में तो हम लोगों को, हमारे परिवार को एकदम अनिश्चितता के भाव थे जी कि हम जिंदा निकलेंगे कि मुर्दा निकलेंगे, जी कि जेल में ही दफन हो जाएंगे, कब छूटेंगे इसका पता नहीं है। जी 6 महीने के बाद हम लोग के दिमाग में स्थायित्व आ गया था, जी हम लोगों ने परिस्थितियों को आत्मसात कर लिया जी और उन परिस्थितियों के साथ जीने के आदी हो गए थे। रीवा की जेल में सेंसर होकर हमारी चिट्ठियां आती जाती थी। इसके अलावा हमारे गोष्ठियां होती थी, वहां अखबार आते थे, वाद विवाद होते थे। मैं आभारी हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जिनके पत्रक आते थे, जिनके मार्फत हम लोगों को सूचनाएं बाहर की मिलती रहती थी। चूंकि रीवा के जेल में लाठीचार्ज हो चुका था,
इसलिए परिस्थितियां बहुत पीड़ाजनक वहां नहीं, वहां हम समरस हो चुके थे वातावरण से। पूछिए। अब वो एक बात और भी होती है कि इस तरह का जो वातावरण बना लोकतंत्र को में जो हमको सारे अधिकार मिलते हैं उसको यानी खत्म कर दिए गए। तो आप जी लोगों ने एक तरह से जो उस समय जो एक लड़ाई ही लड़ी और उसके कारण से जो आप लोगों ने संघर्ष किया और दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा आपको। तो एक बात बाद में इसको लोकतंत्र जी के सेनानी के रूप में भी यानी आगे एक पहचान मिलती रही है। तो उस रूप में जी क्या भूमिका आप उस समय देखते थे अपनी, या वर्तमान में भी आपको कहीं लगता है कि इस तरह की कोई भूमिका होनी चाहिए, हो सकती है? सामान्यतया मेरा अनुभव संगठनों का बहुत अच्छा नहीं है। जी मैं एकला चलो प्रवृत्ति का आदमी हूँ। जी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, जी मेरा आत्मविश्वास अच्छा है, जी सच बोलने में मुझको डर नहीं लगता, जी जी इसलिए मैं बेबाकी से बोलता हूँ। हम्म, आपने मुझको अवसर दिया है जी जी तो आपको बता देता हूँ। जी लगभग प्रतिदिन जी कांग्रेस सहित जी कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी ने भी पिछले दिनों कहा, जी हम शर्मिंदगी के साथ अपनी गलतियों को कबूल करते, जी आपातकाल की गलती को कबूल करते। जी राहुल गांधी जी ने भी कहा कि राहुल आपातकाल लगाना गलती थी। जी हाजिर प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, हम्म अमित जी शाह, हम्म नितिन जी गडकरी, हम्म, अनंत जी गुजर गए गुजरात कर्नाटक। कर्नाटक वाले, जी वो और बाकी मंत्रियों ने भी जी समय समय पर, अनेक समय पर जी लोकतंत्र सेनानियों की भूमिका को सराहा, जी लेकिन त्याग तपस्या को सराहा। जी 25 जून को साल श्रीफल और नारियल दे के अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। जी जी उनको देश में कानून के समक्ष समानता की जो बात है, इमरजेंसी सेंट्रल सब्जेक्ट था, जी इमरजेंसी प्रधानमंत्री ने लगाया था, जी जी सारे देश में एक समान सुविधा पात्रता होनी चाहिए। जी मेरी स्पष्ट जानकारी के मुताबिक सिर्फ 6 प्रदेशों में पात्रता मिल रही है। जी वो प्रदेश हैं हम्म, उत्तर प्रदेश, जी बिहार, जी मध्य प्रदेश, हम्म, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड। जी 6 जगह मिल रही है। जी राजस्थान, जी छत्तीसगढ़ जी और महाराष्ट्र ने सरकारें बदलने के बाद जी कांग्रेस या कांग्रेस की मिश्रित सरकारों ने जी बहानेबाजी करके हम्म, ये पेंशन और सम्मान निधि बंद कर दी। जी भूपेश जी बघेल ने फरमाया हम्म, कि हम भौतिक सत्यापन करेंगे, समीक्षा करेंगे, उन्होंने कभी नहीं की। उन्होंने कहा बाद में जी कि हम बंद कर दिए। जी लोगों ने हाई कोर्ट में पिटीशंस लगाई, जी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ फैसले आए, उन्होंने अपील की। जी किसी ने बताया उनसे कि अपील में हार जाओगे भाई, स्टेट गवर्नमेंट ने अपील वापस ले ली। जी फिर उन्होंने रिव्यू पिटीशन दाखिल किया, वो रिजेक्ट हो गई। जी उसके बाद भी लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान निधि को वो फिजूल खर्ची परिभाषित करते। जी महाराष्ट्र की सरकार ने हम्म, बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद ब्रांच में और नागपुर ब्रांच में हलफनामा दे के कहा हुआ है कि हमारे पास फंड का अभाव है, जी हम अदालत के आदेशों का पालन नहीं कर सकते। अदालत के आदेशों की अवमानना हो रही है, पालन नहीं हो रहा है। लोकतंत्र सेनानियों के पक्ष में मीडिया लगभग पूरी तौर पे चुप है, गूंगा है, बहरा है, अनदेखी करता है। यही स्थिति विपक्ष की हैसियत से महाराष्ट्र में
छत्तीसगढ़ में और राजस्थान बीजेपी भी करती, न इस मुद्दे को विधानसभा में उठाती, न मीडिया में उठाती, और न ऐसा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती जिसमें कोई राहत, सांत्वना या कुछ मिले। ये तो बात हुई उन प्रदेशों की। हिंदुस्तान के बाकी प्रदेशों में ये हालत है कि उन्हें कभी कोई सम्मान न मिला, न इसकी कोई चर्चा हुई। केरल हाई कोर्ट का फैसला है, उस पर कोई कॉग्निजेंस सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेती। हम उनसे बोल रहे हैं कि भाई ये 25 तारीख को आप हमको साल श्रीफल तालियां दे रहे हो, आप लोग जो लाल बत्ती लेके बैठे हो या वेतन भत्ता पेंशन ले रहे हो, नीति नैतिकता की कोई बात है, राष्ट्र प्रेम की कोई बात है, समर्पण की बात है, या सरकार के फिजूल खर्ची की बात है, तो ये बात तब आपका कथनी और करनी में एक रूपता साबित होती है जब आप भी छोड़ते। 3 प्रदेशों में बंद है, 6 प्रदेशों में मिल रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। साल श्रीफल और तालियों से इस भौतिक जमाने में लड़ाइयां नहीं लड़ी जा सकती। और ये तब जबकि उस दौर में लोगों ने अपने परिवार छोड़े, लोगों की शिक्षा बंद हुई, लोगों के रोजगार बंद हुए, लोगों की आजीविका बंद हुई। मैं तो बेशक संयुक्त परिवार में था, सरवाइव कर गया। जो अकेले दुकेले परिवार थे वो बर्बाद हो गए, उनकी स्थिति आज भी खराब है। लेकिन ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी प्राथमिकताएं हो सकती, लेकिन हर चीज, हर काम को अकेला मिनिस्टर नहीं देखता। उनके पास ब्रांचेस हैं, उनके पास मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, उनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, उनके पास मिनिस्ट्रियल स्टाफ है। तो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बात वहीं पर आके ठहर जाती है। किंग डज नो रॉन्ग, सम्राट को नहीं दोष गोसाई। पूछिए, आगे पूछिए। वो इस समय केंद्र में जो सरकार है उससे क्या अपेक्षा है? क्या है आपने जो बात कही उसमें एक संभावना, ऐसा एक रास्ता निकल सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर उस दौरान जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी है और अपने आप को उन्होंने जिनको परेशानियों का, दिक्कतों का, मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, उनके लिए कोई ऐसी योजना बननी चाहिए, एक ऐसा भी किया जाना चाहिए कि केंद्र सरकार के स्तर पर, ऐसा आपको लगता है, जो एक तरह का सब पूरे राज्य में एक तरह से हो, जो पूरे देश भर में एक तरह का हम लोगों ने कानून, इक्विलिटी बिफोर लॉ, संविधान के व्यवस्था में है, उसका प्रोविजन है, उसको कोई देखना ही नहीं चाहता। इमरजेंसी सेंट्रल सब्जेक्ट है, एक रूपता होनी चाहिए। एक नमूना आपको बता रहा हूं। देहरादून की एक महिला ने, बेशक वो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ी, उसकी आर्थिक लड़ाई थी। 94 साल की महिला है वो, देहरादून की, वीरा सरीन। उसने सुप्रीम कोर्ट में कब मुकदमा किया हुआ है, उसके मुकदमे की सुनवाई 1 साल से पेंडिंग है। इस बात के लिए भी उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा है कि सुनवाई तो जल्दी कर दो भाई। 94 साल की उसकी उम्र है, किसी भी दिन वो नश्वर संसार को छोड़ देगी। उसका सब्जेक्ट है इमरजेंसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जाए, असंवैधानिक घोषित किया जाए। मैंने भी एक मुकदमा इक्विलिटी बिफोर लॉ का सुप्रीम कोर्ट में किशनलाल तुलसियान के नाम से लगाया हुआ है पिछले 9 महीने से। दूर बैठ के मुझको ऐसा एहसास होता है कि उसमें भी कोई न कोई अदृश्य शक्ति, अदृश्य ताकत बाधा पहुंचा रही है उसकी सुनवाई में। ऐसा दूर बैठ के मुझको अनुमान होता है
मेरे पास इसका दावा करने के लिए कोई पुष्ट सबूत नहीं है, कुछ मेरा अनुमान ऐसा होता है। जी जी जी। एक ये काम हम्म, सरकारें कोई स्थायी नहीं है, जी पद किसी का स्थायी नहीं है, जी, इतिहास बहुत क्रूर है, हम्म, किसी को छोड़ेगा नहीं वो, हम्म, गलत करने वाले को भी छोड़ेगा नहीं, नहीं छोड़ेगा। सही करने वाले की प्रशंसा से भी नहीं चूकेगा, चाहे कोई कितना भी कर ले। बिल्कुल। उसके बावजूद हम तमाम ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया में, अखबारों में सामान्यतः हमको कोई छापता नहीं, हम्म, कोई भाजपा का या किसी पार्टी का वक्ता, प्रवक्ता, स्पोक्समैन, मीडिया प्रभारी मुझको लगता है सबके मुंह पर ताले लगाए हुए, कोई बोलना ही नहीं चाहता। विपक्ष का नेता असेंबली में, हाउस में कोई बोलना ही नहीं चाहता, अजीब खामोशी। एक बात अब चलते चलते मैं एक प्रश्न और करना चाहूंगा जिसको वर्तमान से जोड़ना चाहता हूं। बहुत सारे अवसर पर यह बात कही जाती है कि जो केंद्र की मौजूदा सरकार है वो भी अभिव्यक्ति की आजादी को रोक रही है, तमाम मतलब लोकतांत्रिक अधिकार जो हैं आदमी के वो जैसे होने चाहिए नहीं मिल रहे हैं। तो आप उसको वो 75 के और वर्तमान जो संदर्भ है वो दोनों के बीच कैसा आप अंतर देखते हैं? क्या ये कोई समानता दिखती है या कोई अंतर है वास्तविक में? आमूल चूल अंतर है। वैसे मैं मोदी का समर्थक, जी शाहीन बाग का आंदोलन रोड घेर के चल गया, जी किसान आंदोलन वाले लाल किले तक चढ़ गए, जी बिना टूट फूट के साबुत हैं, जी सीए वाले खुल के बोल रहे हैं, नए नए किस्म के मोदी विरोधी पैदा हो गए हैं, अखबारें, भास्कर जैसे अखबार खुल के मोदी के खिलाफ लिखते हैं, चुन चुन के बदमिजाजी, कड़वी हल्की भाषा बोलने वाले कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं टीवी में, चुन चुन के खुल के बोल रहे हैं, गाली देते हैं, कोई चोर बोलता है, कोई 10 लाख का सूट बोलता है। अरे भाई, हम लोग तो कुछ भी नहीं बोल सकते थे, खुल के घूम रहे हैं, विदेश में जाके गाली दे रहे हैं, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, किसान सम्मेलन में बोल रहे हैं, लाल किले में चढ़ रहे हैं, कलकत्ते में नड्डा गड्ढा फड्डा बोल रही है ममता जी। ये आजादी और इमरजेंसी की, प्रतिबंधों की, लोकतांत्रिक छूट की खुर्दबीन से खोजने में कांग्रेसी नहीं मिलेगा। अगर इमरजेंसी जैसे प्रतिबंध और वैसी गिरफ्तारियां और वैसी अभिव्यक्ति पर रोक अगर लग जाए तो खुर्दबीन से खोजने वाला ये जो बढ़ बढ़ के कांग्रेसी बात कर रहे हैं ना, खुर्दबीन को मेरे ख्याल से माइक्रोस्कोप बोलते हैं, बस माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से खोजने में कांग्रेसी नहीं मिलेगा। ये जो मोदी जी को गाली दे रहे हैं। जी। हाँ किशन जी, बहुत ही आपने विस्तार से उस दौर की बात की और वर्तमान संदर्भों से जो सवाल उठ रहे हैं उसको भी आपने स्पष्ट किया है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह जो बहुत सारे सवाल जो लोगों के दिमाग में है उस समय को लेकर, 1975 को लेकर और वर्तमान को लेकर बहुत सारी सवालों के जवाब मिले होंगे आपकी बातचीत से। आपने ये बातचीत के लिए समय निकाला, हमको समय दिया और इतनी लंबी बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं अवस्थी जी आभारी हूँ। आपने, मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, मेरी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, मेरी कोई अखबारी हैसियत भी नहीं है, मेरी कोई सामाजिक हैसियत भी नहीं है, उसके बावजूद मेरे को सुना, मेरे को आपने हाईलाइट किया, लोगों तक मेरी बात को पहुंचाए या पहुंचाएंगे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। नमस्कार। जी नमस्कार।